हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक चार्जेस कवर किया था। आज हम इसमें पढ़ेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रिक चार्ज जब आपका रेस्ट पे हो, अगर आप उसकी स्टडी करते हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी डील्स charges at rest, that is known as electrostatic. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा हुआ 11 में, ग्रेविटेशन। उसमें एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। उसी के बिहाफ पे बिल्कुल सेम आपको क्या मिलेगा? कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बट द डिफरेंस ये है कि जहां पे आपने मास की स्टडी की थी वहां चार्ज होंगे। देखिए, पढ़ते हैं। देयर आर टू चार्जेस, वन चार्ज इज Q1 एंड वन चार्ज इज Q2। दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस R। वो डिस्टेंस किससे सेपरेट है? R से। अब उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। जैसे मैंने बताया है, दो तरह के चार्ज होते हैं, तो लाइक चार्ज और एक अनलाइक चार्ज। तो यहाँ पे ये अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा जो एक दूसरे को दूर की तरफ भगाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, दैट इज F। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट, यानी फोर्स is directly proportional to the product of charges. F is inversely proportional to the square of distance between them. देखिए, जो इनके बीच में डिस्टेंस है कितनी है? R है। और जो F है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सेम मर्ज करते हैं तो हम ये इसमें ये पहले लिख सकते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, अब देखिए इसमें R स्क्वायर है, ये इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इसमें फोर्स ये आपकी इनवर्सली है, तो हम डायरेक्टली लिख के यहाँ पे क्या लिख देंगे? इनवर्सली। ठीक है, ये डायरेक्टली था, ये इनवर्सली है। इसको दोनों को देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली है सामने आएगा, इनवर्सली है तो डिनोमिनेटर में आएगा। दोनों को मर्ज कर दे तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये कहां से आया? बाय इक्वेशन 1 एंड 2। वी नो, जब भी हम कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। मैंने उस कांस्टेंट को क्या कहा? K। तो ये क्या हो गया? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आया। यहां पर K क्या है? ये एक तरह का फोर्स कांस्टेंट है, या कूलम्स लॉ फोर्स कांस्टेंट है, जो K बराबर क्या होता है? 1/4πε0। क्या? 1 डिवाइड बाय 4πε0। यहाँ पर ε0, ये देखिए फर्स्ट टाइम आपके लिए आ रहा है। इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? उसकी जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक, हम यूनिट भी डिस्कस करेंगे इसकी। फिलहाल F इजिकल टू, फॉर्मूला क्या है? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया तो हमने K लिया। K क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट। पूरी फिजिक्स में कई जगह K आएंगे आपके, वो K मैं बताता रहूंगा कहाँ पे आपको कौन सा K यूज करना है। फिलहाल यहाँ K क्या है? फोर्स कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करेगा? एप्सिलॉन नॉट पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे ये भी आपको कोई पूछ सकता है कि ये कांस्टेंट 1/4 पाई ही क्यों लिया। तो मैं बताना चाहूँगा जो पॉइंट चार्ज है उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसमें चार्ज लाइंस निकलती हैं, वो एक तरह से स्पेरिकल लोकस में फैलती है। उसीलिए 1/4 पाई वहीं से एक स्टेरेडियन के चक्कर में, क्योंकि आपको एक सॉलिड स्फीयर होता है, उसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन में होती है और वो कहीं ना कहीं एंगल 4 पाई के बराबर होता है। वहाँ से ये 4 पाई का कंसेप्ट आया, उसे हम देख सकते हैं, कहीं पढ़ सकते हैं। फिलहाल हमारा फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं इसको मर्ज करके लिखूंगा फॉर्मूले को, तो आपका फाइनल फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले आप इसको देख लीजिए, ये टॉपिक अपना क्लियर कीजिए, इसे कॉपी की, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे लिखिए। इसके बाद हम यहीं से मैं कंटिन्यू करता हूँ, जिससे आप देखिए कि इसकी डिपेंडेंसी कैसे है। और इसमें इस फॉर्मूले को जब हम देखते हैं कि किस चीज़ों का क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा, चार्ज का क्या फ़र्क पड़ेगा और डिस्टेंस का कैसे फ़र्क पड़ेगा, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। पहली वीडियो में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, आज हम फोर्स की डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जल्दी से, फिर मैं इसको रब करता हूँ, फिर नया टॉपिक हम इसमें देते हैं कि इसमें आगे हमें क्या बढ़ना है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स। ये कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर है, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। कोई डायमेंशन पूछे तो MLT-2। ठीक है, Q1 क्या है, यहाँ पे चार्ज है, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज है, R के बीच की डिस्टेंस है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इसकी होगी न्यूटन। फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में, इसकी यूनिट भी होगी न्यूटन, डायमेंशन MLT-2 और ये वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या था यहाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर आपको कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन वेक्टर फॉर्म लिखना है तो क्या फर्क होगा, ये देखते हैं। देखिए एक ये चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। ठीक, उनके बीच में डिस्टेंस है R। अब मान लीजिए यहाँ पे पहले मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूंगा, तो वेक्टर फॉर्म में बस ये फर्क आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखते ही आप, Q1 Q2 भी लिखते हैं, R स्क्वायर भी लिखते हैं। मैंने यहाँ पे एक R कैप लिख दिया। क्या लिख दिया, R कैप। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर होता है, जो यूनिट वेक्टर आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन 1 हो। तो इसका जो R वेक्टर है, क्या लिखेंगे, मॉड R डिवाइड बाय वेक्टर R डिवाइड बाय मॉड R। यहाँ पर अगर मुझे वेक्टर की फॉर्म को लिखना है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर पहला चार्ज है वो दूसरे चार्ज पर भी फोर्स लगा रहा होगा, दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे भी फोर्स लगा रहा होगा। अब उसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूं F12 यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अगर मैं लिख रहा हूं F21 क्या होगा बेटा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक, तो जब भी मैं पहला वाला फोर्स लिखूंगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 स्क्वायर और R12 कैप। अब आप कहेंगे सर इसमें ये 12 कहां से आ गया, बेटा जब भी आप किसी चार्ज पे फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस उसकी अपोजिट साइड से लेते हैं। क्या लेते हैं, दूसरी साइड से। तो अगर यहाँ पे 1-2 लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप डिस्टेंस लीजिए 2-1। केवल ये डायरेक्शन के लिए डिनोट करेगा कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें जो आप डिस्टेंस लेंगे, उसकी जो डिस्टेंस लेंगे या मेजरमेंट लेंगे वो दूसरे वाले चार्ज से लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे R21 लिखता हूँ। इसका कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, इसका केवल, क्योंकि डिस्टेंस तो आप जिस भी डायरेक्शन में चलेंगे सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर हुआ है, एक तरह से मॉड की तरह काम करेगा, लेकिन उसमें आपका वेक्टर का फर्क पड़ेगा, वेक्टर की डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अब ये देखिएगा, जहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ R21।
अंतर देखिए, जब आप F12 निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे R21 और यहाँ लिखेंगे R21 कैप। अगर मुझे फोर्स ऑन 2 निकालना यानी F21 लिख रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 स्क्वायर R12 कैप। मैं इन दोनों को ब्लॉक में करता हूँ और पहचानिएगा में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब मैं F12 निकाल रहा हूँ तो मैंने यहाँ R21 लिखा है और R21 कैप लिखा है। जब मैं F21 लिख रहा हूँ तो मैंने R12 स्क्वायर लिखा है, R12 कैप लिखा है। ये दोनों फॉर्मूले, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसमें इन ये जो मैंने फिनोमिना इसमें करा है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फर्क पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं इसमें लिखता हूँ, आपको खुद पता है Q1 Q2 दोनों ही केस में सेम है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने आप में एक कांस्टेंट है, ये सेम है। R12 क्या है और R21 क्या है, R12 और R21 के ये अपने आप में डिस्टेंस है। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ भी ये 5 मीटर ही आएगी, चाहे Q1 से Q2 पे जाए चाहे Q2 से Q1 पे जाए। मैं कह रहा हूँ जब हम पहले पे फोर्स निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस हम दूसरी साइड से लेते हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस तो 5 ही रही। लेकिन अगर मैं वेक्टर लिखता हूँ उसके, अगर मैं ये R12 वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये -R21 होगा या नहीं होगा, आप बताइए। अगर कोई वेक्टर आप A से B ले रहे हैं, अगर वो आपका 5i आ रहा है, B से लेंगे तो -5 आएगा नहीं आएगा। दोनों वेक्टर एक दूसरे में डायरेक्शन को दिखाएंगे तो उसमें माइनस आएगा नहीं आएगा। तो उस बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ F12 बराबर -F21। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं उसका ये सिग्निफिकेंस है। अगर कोई आपसे पूछे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है तो आप एक पेयर का फोर्स निकाल लीजिए और दूसरे पे उतना ही फोर्स लगेगा विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपका वेक्टर फॉर्म भी मैंने इसके साथ में आपका ले लिया है। अब आपका मेन क्या होता है, जब न्यूमेरिकल आप करने चलते हैं तो उसकी कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिसमें आप ग्रेविटेशन में भी बचते थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे ही एक सिग्निफिकेंस आपको बता दूँ इसका क्या है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने एक वैल्यू ली। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, याद कीजिए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखी थी 8.85 × 10⁻12। अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ, इतना टाइम आप कैसे कंज्यूम करेंगे कैलकुलेशन में, और इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमको करने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे 4 क्या है, एज इट इज रहेगा पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12। आप इसे सोल्व करते हैं तो बिना किसी झिझक के इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9। और ये जो आप एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे हैं ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो मैं आपका डिटेल में पढ़ाऊंगा जब आपका डायरेक्टिक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फिलहाल एप्सिलॉन नॉट क्या है, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होती है। फिलहाल हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻12। और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, 9 × 10⁻9। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हमने एवरी एक्शन एज इक्वल टू प्रोजेक्शन के बिहाफ पे इसकी सिग्निफिकेंस बता दी। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। न्यूमेरिकल्स में आपको Q1 पता होगा, Q2 पता होगा, R पता होगा, फोर्स निकालना होगा। कई क्वेश्चन में फोर्स पता होगा, Q1 Q2 पता होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। कई में डिस्टेंस भी पता होगा, फोर्स भी पता होगा, चार्जेस निकालने होंगे। कई उसमें चार्जेस और इनकी नेचर बतानी होगी, फोर्स की नेचर बतानी होगी। ये सब एक साथ आपको प्रॉब्लम में देखने को मिलेंगे। अब एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी थी आपको, इसकी यूनिट, जो भी मैंने बताया था एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कई बार आ जाती है और उसकी अपने आप में डायमेंशन भी आ जाती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिलहाल आप जल्दी से इसको देखिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे कॉपी करिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसे रजिस्टर पे नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट लेके उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर, एक एक चीज़ आपकी साथ में आ जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं कोई भी ऐसी बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं जो भी आपकी डिटेल बनाऊंगा वो 20 मिनट्स मैक्सिमम मेरा जो लेक्चर रहेगा उसी में हमें चीज़ों को कवर करना है। लेक्चर थोड़े ज़्यादा हो जाए डजेंट मैटर, पर हम कोई भी वीडियो बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, कम वीडियो में ही इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जल्दी से इसको, फिर मैं इसकी बात करता हूँ आपकी एप्सिलॉन नॉट की। ये छोटी छोटी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगी, ठीक है। आगे में देखते हैं इसको। अब देखिए, हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट
आपका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हमने फोर्स की यूनिट पढ़ी, फोर्स की यूनिट तो बेटा आपकी न्यूटन है जो आपने डिस्कस कर दी। अब हम इसकी एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट वो पहले मैं यहाँ पे ले गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय एफ आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में मैं 4 पाई एप्सिलॉन को धर ले गया तो ये जाएगा Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर। अब मुझे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चार्ज क्या है? चार्ज आपका किस में होता है? कूलम स्क्वायर। चार्ज की यूनिट पहले लेक्चर में बताई थी, कूलम होती है, तो उसे सी स्क्वायर लिया। 4 पाई की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर। तो आपकी आर स्क्वायर की यूनिट मीटर लिख दी, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या गई? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कई जगह आपको कंफ्यूज भी करते हैं। के की यूनिट और डायमेंशन और एप्सिलॉन नॉट दोनों अलग होती है। मैं एप्सिलॉन नॉट पढ़ा रहा हूँ। के क्या था? फोर्स कांस्टेंट। के इसे ऐसे लिख सकते था के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ के की अलग आएगी, अभी उसे देखते हैं। फिलहाल आप एप्सिलॉन नॉट पे फोकस कीजिए। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है तो क्या लिखूंगा? Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर IT होता है, वहां से कूलम का क्या हो जाएगा? 80, यानी a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन। फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 और ये L स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा एक तो आ गया m-1, ठीक, ये L क्यूब है, L क्यूब है तो L की पावर -3, टी स्क्वायर ये है, एक टी आपका ऊपर चला जाएगा, ये टी की पावर 4, टी स्क्वायर और टी स्क्वायर ये माइनस का ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, T4 हो जाएगा और A2। ये आपके कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पूछी जाती है। आप इस तरीके से निकाल के देख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, क्या रहेगी? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी डायमेंशन क्या रहेगी? m-1 L-3 T⁴ A2। ठीक, अब मैं आपको के की भी बता दूं तो m बराबर है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2। तो इसे क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, के की क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। उसे आप धीरे धीरे से याद करेंगे तो ये याद हो जाएंगे आपको, इनमें डिफरेंस बना के चलिएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? एक तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, और एक तरीके से इसकी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, यूनिट्स, के की डायमेंशन एंड यूनिट्स के बारे में फोकस किया। इसकी डायमेंशन भी आप इसे रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। जल्दी से देखिए इसको, इसे जल्दी से आप देखिए, फोकस कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब इसकी डिपेंडेंसी और देखते हैं कैसे ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जल्दी से देखिए इसको बेटा। देखिए आपको पता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस। दो चार्ज है आपके, तो ये चार्ज पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली। यानी अगर आप चार्ज बढ़ाते हैं, चार्ज को इंक्रीज करते हैं, तो फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर चार्ज आप डिक्रीज करते हैं तो फोर्स विल ऑल्सो डिक्रीज। देखिए मैथ में ये चीज होती है, जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अगर आप एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटाएंगे तो दूसरी चीज भी घटेगी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, चार्ज बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने चार्ज की वैल्यू डबल कर दी, फोर्स भी आपका डबल हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू हाफ कर दी, फोर्स भी आपका हाफ हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू 3 टाइम्स कर दी, फोर्स भी आपका 3 टाइम हो जाएगा। अब इसका बिहेवियर देखते हैं डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। तो जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, इनवर्स बिहेवियर दिखाएगा, और आर डिक्रीज करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा। दोनों की डिपेंडेंसी देख लीजिए। अगर आप
इसे चार्जेस को बढ़ाएंगे तो फोर्स आपका बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। डायरेक्टली रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स घटेगा, डिस्टेंस घटाएंगे फोर्स बढ़ेगा, वाइस वर्सा। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए, देखिए ग्राफ आपको पढ़ने आने चाहिए। चार्ज और फोर्स में ग्राफ कैसा आना चाहिए। आप साफ कह रहे हैं कि चार्ज बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा, घटाने से घटेगा, ठीक है, बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से। इनवर्स, ये आर और एफ में अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, आपको पता है ये इनवर्स रिलेशन दे रहा है। अगर आर की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। ये आपका इस शेप में ग्राफ आएगा, जिसे एक डिक्रीजिंग वैल्यू शो करेगा। आर की बढ़ी हुई वैल्यू के लिए फोर्स घट रहा है और आर की कम वैल्यू के लिए फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप ये ग्राफिकल रिलेशन से कुछ न्यूमेरिकल रिलेशन को भी डायरेक्ट इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। इन्हें आप देखिए, इन्हें समझिए, इसी से हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, आप इसे करिए।